हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। स्पोर्ट्स करंट अफेयर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से हर बार आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आगामी जो पीसीएस की परीक्षा और आरओ की परीक्षा जो होने वाली है, जो अभी प्रस्तावित है, और साथ ही साथ बीपीएससी का जो परीक्षा है वो आपके लिए दिसंबर माह में प्रस्तावित है। और उसके लिए क्या है कि आपको नवंबर और अक्टूबर तक के करंट अफेयर आपको तैयार करने होंगे। सितंबर तक का करंट अफेयर आपको दृष्टि मैगजीन के अंतर्गत मिल चुका था। ठीक है, और अब क्या कि यहां से अगर जो आप वीडियोस के माध्यम से अक्टूबर माह के करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं और नवंबर माह के करंट अफेयर जो सेक्शनल आ रहे हैं उन सेक्शनल को तैयार कर लेते हैं, तो अच्छी खासी कमांड आपकी करंट अफेयर पर हो जाएगी, जिससे आप परीक्षा में बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पार्ट 1 आ चुका था और ये है पार्ट 2 खेल परिदृश्य का। तो यहाँ पे हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पे विस्तार मतलब एक दृष्टि डालेंगे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उन पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। हॉकी इंडिया लीग में हरमनप्रीत सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी। जो हॉकी इंडिया लीग जैसे आईपीएल होता है ना, तो उसी प्रकार हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जाता है और इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इनको सरपंच साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कप्तान रह चुके हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। और यहाँ पे अगर जो बात करें तो सूरमा हॉकी क्लब ने हरमनप्रीत सिंह को 78 लाख रुपए में खरीदा है और अपनी टीम में शामिल किया। तो ये किस टीम से खेलेंगे? सूरमा हॉकी क्लब से खेलेंगे। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह उनका नाम है और ये पूर्व कप्तान मतलब जो भारतीय हॉकी टीम है उसके कप्तान भी हैं। जो हॉकी इंडिया लीग है, ठीक है, हॉकी इंडिया लीग है, इसका शुभारंभ कब होगा? तो 28 दिसंबर से इसका शुभारंभ किया जाएगा। 28 दिसंबर 2024 से हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ होगा। और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है पुरुषों में? तो हरमनप्रीत सिंह पुरुषों में सबसे महंगे खिलाड़ी है। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की बात कर लें तो हॉकी इंडिया महिला लीग जो आयोजित होगा, ठीक है, हॉकी इंडिया महिला लीग जो आयोजित होगा उसमें अगर जो देखें तो उदिता दुहन, ठीक है, उदिता दुहन जो है ये सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनी है। क्या नाम है? उदिता दुहन नाम है इनका। और इनको किसने खरीदा है? तो सांची रार बंगाल टाइगर्स ने 32 लाख रुपए में इनको खरीदा है अपनी टीम के लिए। ठीक है, किसने खरीदा है? सांची रार बंगाल टाइगर्स ने उदिता दुहन को खरीदा है। और महिलाओं में सबसे महंगी खिलाड़ी ये है, ठीक, जो हॉकी इंडिया महिला लीग में खेलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टीम का नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। किस टीम से खेलेंगे, टीम का नाम, और कौन से खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी का नाम भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखें, अखिल भारतीय वन खेल जो ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? अखिल भारतीय वन खेलों का तो 27वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, 27वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया वर्ष 2024 में। कहां पे आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये जो आयोजन हुआ था ये कहां पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। 27वां संस्करण था और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जो बीजेपी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है? विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अखिल भारतीय वन खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, और कौन सा संस्करण था? 27वां संस्करण था। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो विष्णुदेव साय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखें, हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, आइए देखते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी जो मदर डेयरी कंपनी है, दुग्ध उत्पादक कंपनी मदर डेयरी, ये आधिकारिक डेयरी पार्टनर बनी है। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादक कंपनी जो है मदर डेयरी बना प्रो कबड्डी लीग का आधिकारिक डेयरी पार्टनर। जो प्रो कबड्डी लीग आयोजित की जाती है, ठीक है, कबड्डी से संबंधित, जैसे आईपीएल होता है, हॉकी इंडिया लीग हो गया, वैसे ही कबड्डी की एक प्रतियोगिता होती है। ठीक है, बहुत फेमस प्रतियोगिता है प्रो कबड्डी लीग भारत में और इसमें बहुत सी टीमें खेलती हैं। तो इसमें जो आधिकारिक डेयरी पार्टनर बना है वो आधिकारिक डेयरी पार्टनर कौन बना है? तो उस डेयरी उत्पादक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? मदर डेयरी। ठीक है, मदर डेयरी जो है ये आधिकारिक पार्टनर बना है किसका? प्रो कबड्डी लीग का। और मदर डेयरी का टैग क्या है? मां जैसी। ठीक है, मां जैसी इसका टैग लाइन है मदर डेयरी का। आगे बात करें, नेक्स्ट टॉपिक, ग्रैंड मास्टर अर्जुन ने WR शतरंज मास्टर्स अपने नाम किया। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी ने जो WR मास्टर्स है उसको अपने नाम कर लिया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फ्रांस के मैक्सियम विचियर, ठीक, मैक्सियम वाचियर लाग्रेव को हराकर भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन ने क्लासिकल शतरंज की खिताब अपने नाम कर लिया। ये क्लासिकल शतरंज का खिताब है, VR शतरंज मास्टर्स ओपन, तो इसको अपने नाम कर लिया है किसने? अर्जुन एरिगेसी ने इसको अपने नाम
कर लिया है। ठीक है, किसे हराया है? तो मैक्सिम वाचियर लाग्रेव को हराया है, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हारने वाले खिलाड़ी हैं, पराजित खिलाड़ी हैं, उनका नाम भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? बाला देवी के बारे में है। ठीक, महिला फुटबॉलर है बाला देवी। इनसे संबंधित पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाला देवी 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला बन गई हैं बाला देवी। ये 50 गोल इन्होंने किया है। ठीक है, 50 गोल इन्होंने किया है, और ऐसा करने वाली, ऐसी ख्याति प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला है। इस वजह से ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से 50 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे, तो उसमें आप ऑप्शन पे टिक करिएगा, बाला देवी। ठीक है, आगे देखें, स्पोर्ट्स से संबंधित हमारा अगला करंट अफेयर कौन सा है? नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं। इस चैंपियनशिप के 24वें संस्करण का आयोजन 19 से 22 अक्टूबर को गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था पणजी में। ठीक है, जो गोवा की राजधानी है पणजी, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 19 से 22 अक्टूबर के बीच में। कथन कारण में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना 19 से 22 अक्टूबर के बीच में पणजी गोवा में इसका आयोजन किया गया था। और इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो 24वां संस्करण था। ठीक है, 24वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया था। आगे देखें, इस चैंपियनशिप को ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज गोवा द्वारा पैरा ओलंपिक समिति ऑफ इंडिया और गोवा पैरा ओलंपिक संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जो ये नेशनल चैंपियनशिप हुआ, इसमें विजेता कौन रहा? ठीक है, इस विजेता के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक ने जीती 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। कौन विजेता रहा? कर्नाटक इसका विजेता रहा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और बीपीएससी की परीक्षा जो होती है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भर भर के बीपीएससी पूछता है, तो इस वजह से ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, और खासकर ऐसे इवेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे इवेंट जो राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, वो इवेंट परीक्षा में बीपीएससी पूछता ही पूछता है। इस वजह से ये यूपीपीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आरओ के लिए, साथ ही साथ बीपीएससी जो 70वीं बीपीएससी आयोजित होने जा रही है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसका जो आयोजन किया गया था मैंने आपको बता दिया, पणजी गोवा में आयोजित किया गया था। 24वां संस्करण इसका आयोजित हुआ था 18 से 22 के बीच अक्टूबर के बीच में आयोजित हुआ था। इससे संबंधित देखें तथ्य, कर्नाटक ने इसको जीत लिया है। ठीक है, पहला स्थान किसे मिला? कर्नाटक को मिला। वहीं अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र को दूसरा स्थान, ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, कर्नाटक के बाद क्रमशः महाराष्ट्र और राजस्थान को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखे गए हैं। ठीक है, पहला स्थान किसको? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा जो रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है, नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में, इसको आप याद रखिएगा। कहां पे इसका आयोजन हुआ था? तो पणजी गोवा में इसका आयोजन हुआ था। इस बार कौन सा संस्करण था? तो 24वां संस्करण आयोजित किया गया था। आगे हम बात करें, महिला टी20 विश्व कप चैंपियन बनी न्यूजीलैंड। यहां पे देखिए, महिला टी20 विश्व कप का जो आयोजन होना था उससे संबंधित एक वीडियो में ऑलरेडी आपके लिए बना चुका था 2 मिनट करंट न्यूज में। उसे आप चाहें तो हमारे 2 मिनट करंट न्यूज की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। मैंने कारण बताया था किस वजह से बांग्लादेश में नहीं आयोजित हो रहा। बेसिकली होना क्या था कि जो महिला टी20 विश्व कप 2024 में आयोजित होना था, इसका आयोजन होना था बांग्लादेश में, लेकिन शेख हसीना की सरकार, ठीक है, जब शेख हसीना की सरकार सत्ता से हटती है और वहां पे अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है, ऐसे समय में बहुत ही वहां पे हिंसा फैल जाती है। तो हिंसा के कारण जो बहुत से देश हैं उन्होंने वहां पे मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इस वजह से जो मैच था उसको शिफ्ट करके यूएई में आयोजित किया गया था, और यूएई में कहां पे? दुबई में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो आगे जानते हैं। और वो जो आयोजन हुआ महिला टी20 विश्व कप का, उसमें विजेता इस बार कौन बन गई है? तो न्यूजीलैंड विजेता बन गई है। कौन विजेता है महिला टी20 विश्व कप 2024 में? तो न्यूजीलैंड इसकी विजेता बनी है। आगे देखिए, दुबई में आयोजित फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने किसे हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। ठीक है, जो फाइनल मुकाबला हो रहा था किसके किसके बीच खेला गया था? तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में। किसके बीच में? साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में ये खेला गया था फाइनल मुकाबला।
विजेता कौन रहा? तो न्यूजीलैंड विजेता रहा। 32 रनों से इसने साउथ अफ्रीका को हरा के अपना खिताब अपने नाम किया। ठीक है, जो महिला टी20 विश्व कप का खिताब था, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हरा के अपने नाम कर लिया। आगे देखें, न्यूजीलैंड की अमोलिया केर को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। मतलब जो अमोलिया केर है, ये कहां की खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। इनको महिला टी20 विश्व कप जो आयोजित किया जा रहा था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच, जो फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है, वो भी चुना गया। साथ ही साथ जो पूरा टूर्नामेंट है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इन्हीं को चुना गया। क्या नाम था इनका? अमोलिया केर इनका नाम था। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महिला टी20 विश्व कप, आजकल महिलाओं से संबंधित जो विश्व कप है और महिलाओं से संबंधित जो क्रिकेट खेला जाता है, वो बहुत ही परीक्षाओं में फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है। तो इस वजह से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम 2026 से बाहर किया गया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होने थे, वो आयोजन होना था, लेकिन विक्टोरिया शहर ने क्या किया, जो विक्टोरिया राजधानी है, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, कि हम आयोजित नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर जो मुद्रा का भार है वो अति मुद्रा भार के कारण हम इसका आयोजन नहीं करते। तो इसके बाद हुआ क्या कि इसकी जो मेजबानी है वो ग्लासगो ने कहा, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो, की हम आयोजित करते हैं, लेकिन हम आयोजित तो कर रहे हैं, क्योंकि बीच में आपने छोड़ा है, तो साथ साथ हम कुछ गेमों की, कुछ खेलों की कटौती करेंगे, जिसके साथ जो कास्ट इफेक्टिवली गेम आयोजित कर सके। ठीक है, तो इस वजह से हुआ क्या कि अब जो ग्लासगो में आयोजित होगा वर्ष 2026 में, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल, उसमें जो 5 खेल है, उन 5 खेलों को ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो 5 खेलों को राष्ट्रमंडल खेल से बाहर कर दिया। वो खेल कौन कौन से, आइए जानते हैं। तो मेजबान शहर ग्लासगो ने हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी, देखिए ये ऐसे 5 खेल हैं जिनमें भारत के पदक पक्के होते हैं एकदम, कि भारत इसमें पदक जीतेगा ही जीतेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो हॉकी ओलंपिक में देख रहे हैं आप, पिछली बार भी ओलंपिक में पदक जीता, इस बार भी ओलंपिक में पदक जीता। बैडमिंटन में अगर जो आप देखें तो भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है बैडमिंटन में। वहीं अगर हम कुश्ती की बात करें तो कुश्ती जग जाहिर है कि भारत में कुश्ती जो होती है एकदम अव्वल दर्जे की कुश्ती होती है, और पदक विजेता बहुत ही कुश्ती में निकलते हैं। साथ ही साथ क्रिकेट की तो बात ही मत करिए, क्रिकेट तो अलग ही लेवल पे है। निशानेबाजी, ठीक है, निशानेबाजी आप देखते हैं, निशानेबाजी में इस बार कितने पदक आए हैं, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, सभी में पदक जीते हैं। तो ये 5 खेल जो ऐसे हैं जिनमें भारत की पदक जीतने की संभावना सबसे प्रबल थी, और सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रमंडल खेलों में जो भारत का प्रदर्शन होगा वो इस बार सबसे बेहतर होने वाला है। कुश्ती में, हॉकी में, बैडमिंटन में और निशानेबाजी में, तो इन खेलों को ही ग्लासगो में जो आयोजित होना उनसे बाहर कर दिया गया है। इस क्या बता के कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं और हम इतना कॉस्टली खेल आयोजित नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इन खेलों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखें तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया राज्य की मेजबानी से हटने के कारण स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2025 को यह आयोजित होंगे। कहां पे? जो स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। पहले कहां आयोजित होना था? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की मेजबानी में इसको आयोजित किया जाना था। ठीक है, तो अब मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। और जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, ये राष्ट्रमंडल खेल में जो राष्ट्रमंडल के देश होते हैं, राष्ट्रमंडल के देश का मतलब क्या? ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। ठीक है, और उन देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। उन्हीं देशों के बीच में ये खेल का आयोजन किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रमंडल कोई पाबंदी वाला नहीं है कि आप राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं तो आपके ऊपर कुछ बाउंडेशन है। आप चाहे तो राष्ट्रमंडल से अलग हो सकते हैं और चाहे तो राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रह सकते हैं। ठीक है, तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना हुआ है। आगे देखें, जिम्बाब्वे ने T20 में बनाया सबसे बड़ा स्कोर। जो T20 क्वालिफायर मैच हो रहा था, T20 विश्व कप के लिए क्वालिफायर मैच हो रहा था, उस क्वालिफायर मैच के दौरान जिम्बाब्वे ने, ठीक है, जिम्बाब्वे ने नेपाल के 314 रनों के रिकॉर्ड को, ठीक, 314 रन के रिकॉर्ड की घोषित कर नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। तो जिम्बाब्वे की टीम ने नेपाल के 314 के रिकॉर्ड को घोषित कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। जो उनका रिकॉर्ड था उसको ध्वस्त कर दिया है। आगे बात करें तो कप्तान जो सिकंदर रजा है, 43 गेंदों में 133 रन इन्होंने बनाया है। ये है सिकंदर रजा, ठीक, इन्होंने 43 गेंदों में 133 रन बनाया है। और सबसे ज्यादा रन T20 में एक पारी में 20 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम कौन सी बन गई है? तो जिम्बाब्वे बन गई है। ये क्वालिफायर मैच खेला जा रहा था, उसी क्वालिफायर मैच के दौरान इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। ठीक है, और कप्तान कौन है? सिकंदर रजा इसके कप्तान है जिम्बाब्वे टीम के। आगे बात करें
ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं कौन, ठीक, ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, बहुत ही माना जाना नाम है डोमिनिक थिएम, डोमिनिक थिएम, ठीक है। बहुत से खिताब, टेनिस के बहुत से खिताब ये जीत चुके हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम था, तो इस वजह से अब इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। ये है डोमिनिक थिएम, इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है, इस वजह से ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी डोमिनिक थिएम ने टेनिस करियर से संन्यास ले लिया, इन्होंने घोषणा कर दी थी, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जब भी आप दृष्टि मैगजीन पढ़ते रहे होंगे तो डोमिनिक थिएम का नाम बहुत बार स्पोर्ट्स के करंट अफेयर में, जब भी आप टेनिस का सेक्शन पढ़ते थे तो उसमें आता था, तो इस वजह से ये नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, हॉकी की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास लिया। ये है रानी रामपाल, ये हॉकी महिला टीम की पूर्व कप्तान है, ठीक है। एक बहुत ही माना जाना नाम, बहुत ही सफल नाम, रानी रामपाल जी ने संन्यास ले लिया है। नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रानी रामपाल के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हॉकी इंडिया ने उनकी जर्सी नंबर 28 को रिटायर करने का फैसला लिया। देखिए, उन्होंने रिटायर होने का फैसला तो लिया ही रानी रामपाल ने, साथ ही साथ जो हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया ने क्या किया, जो उनकी जर्सी नंबर थी उस जर्सी नंबर को भी रिटायर कर दिया। जर्सी नंबर का मतलब ये होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके पीठ पे जो जर्सी नंबर लिखी होती है, अब 28 नंबर की जर्सी किसी भी महिला खिलाड़ी को अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 28 नंबर इनका जर्सी नंबर था, ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। रानी रामपाल को वर्ष 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो है नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है, उसके बाद पद्म भूषण और चौथा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, पद्मश्री है, ठीक है। तो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया था, वर्ष 2020 में इनको सम्मानित किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स रानी रामपाल से संबंधित है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखें, ध्यानचंद की जगह लेकर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ध्यानचंद की जगह लेकर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जान लेते हैं क्या है। इस वर्ष से आजीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर उसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, जो मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम पुरस्कार प्रदान किया जाता था, ठीक है, ध्यानचंद्र लाइफ टाइम पुरस्कार, अब ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद कर दिया गया है। उसके स्थान पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। कौन सा, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार किसके स्थान पर शुरू किया गया है, तो जो आजीवन उपलब्धियों के लिए, जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए जो ध्यानचंद्र ठीक पुरस्कार होता था उसका स्थान कौन सा पुरस्कार लेगा, तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार लेगा। या खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाएगा, ठीक है। किसके लिए दिया जाएगा, जो खेलों का विकास है, खेल है, उनके विकास के लिए आजीवन उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे देखें, युवा भारतीय मुक्केबाज कृषा वर्मा ने अंडर 19 चैंपियनशिप में वेमेन 75 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। तो युवा मुक्केबाज है कृषा वर्मा इनका नाम है, ठीक है। क्या नाम है, कृषा वर्मा नाम है। 75 केजी कैटेगरी है, ठीक है, 75 केजी कैटेगरी है। इसमें अंडर 19 जो चैंपियनशिप आयोजित की जा रही थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो अंडर 19 विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो में किया जा रहा था। कहां पे किया जा रहा था, तो कोलोराडो में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पड़ता है, वहां पे अंडर 19 विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था। वहीं पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 75 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में। 5 अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने भी रजत पदक हासिल किया है। वहीं पे जो कुल रजत पदक हासिल, मतलब कुल पदक हासिल हुए वो कितने हासिल हुए हैं, उनसे संबंधित तथ्यों पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अंडर 19 विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत को कुल कितने पदक हासिल हुए, तो कुल 17 पदक इसमें हासिल हुए थे, जो कहां पे आयोजित किए जा रहे थे, यूएसए के कोलोराडो में इसका आयोजन किया जा रहा था। कोलोराडो यूएसए में आयोजित चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक, 17 पदक जीते, जिसमें पदकों की संख्या कैसी है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि या तो कथन कारण में पूछ लेता है या तो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। तो इस वजह से याद रखना, 4 स्वर्ण पदक जीते थे, 8 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, और साथ ही साथ 5 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। कुल कितने पदक जीते, 17 पदक जीते हैं, ठीक है। स्वर्ण पदक किसने किसने जीता है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है, ठीक है। हेमंत सांगवान है, ये एकमात्र पुरुष चैंपियन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम है, हेमंत सांगवान इनका नाम है। आगे देखिए, कृषा वर्मा जिनके बारे में मैंने अभी बताया था आपको। उसके बाद पार्थवी ग्रेवाल और वंशिका गोस्वामी, पार्थी ग्रेवाल, कृषा वर्मा और वंशिका गोस्वामी, ये 3
महिलाएं, साथ ही साथ में जो हेमंत सांगवान है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहीं अगर हम बात करें आगे तो टीमों में 19 मुक्केबाज शामिल थे, ठीक है, 19 मुक्केबाज भारत की ओर से गए थे और 17 पदक भारत ने जीते थे। 19 मुक्केबाजों में 9 पुरुष शामिल थे, 10 महिलाएं थी, जिनमें से 12 फाइनल में पहुंचे और सभी महिला मुक्केबाजों ने पदक जीता है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की ओर से कितने खिलाड़ी गए, तो भारत की ओर से 19 खिलाड़ी गए थे, जिनमें से 17 पदक जीते गए और 9 पुरुष खिलाड़ी गए थे, 10 महिला खिलाड़ी गई थी, जिनमें से 12 लोग ऐसे थे जो फाइनल मुकाबले तक पहुंचे थे। और फाइनल मुकाबलों में देखा जाए तो महिला खिलाड़ी जीतने थी, सभी महिला खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। ठीक है, आगे बात करें, दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी, क्या नाम है इनका? अनीश सरकार। ठीक है, अनीश सरकार है दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे। ठीक, जो फिडे होता है ये शतरंज का खेल है, फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है अनीश सरकार। ये है अनीश सरकार, ये दुनिया के सबसे छोटे। उम्र कितनी है? मात्र 3 साल इनकी उम्र है। तो बात करें अनीश सरकार, कोलकाता पश्चिम बंगाल, कहां से संबंध है इनका? अनीश सरकार का कोलकाता पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं। इनकी उम्र कितनी है? तो 3 साल 8 महीने 19 दिन। कितना? 3 साल 8 महीने 19 दिन इनकी आयु है। वही हम बात करें तो फिडे रेटिंग इनकी कितनी है? 1555 इनकी फिडे रेटिंग है। आगे बात करें, फिडे अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, शतरंज के लिए विश्व की शासी निकाय है। ठीक, जो फिडे है वो शतरंज के लिए विश्व की एक शासी निकाय है। इसी के द्वारा जो शतरंज चैंपियनशिप होता है वो शासित किया जाता है। आगे बात करें इसके मुख्यालय कहां पे है? तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय अवस्थित है। दो 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भारत का दावा। 2036, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो लाल किला है, लाल किले के प्राचीर से घोषणा की गई थी कि हम भी ओलंपिक्स के प्रबल दावेदार हैं, हम भी भविष्य में ओलंपिक खेलों का आयोजन करेंगे। तो 2036 में जो ओलंपिक होंगे उसके लिए मेजबानी करने के लिए भारत ने अपना दावा प्रस्तुत किया है। बात करें तो भारत ने ओलंपिक गेम 2036 की मेजबानी के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को औपचारिक पत्र भेज दिया है। ठीक है, औपचारिक पत्र भेजा है कि हम 2036 के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। अहमदाबाद को संबंधित मेजबान शहर माना जा रहा है। जो अहमदाबाद है, माना जा रहा है कि जैसे भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए गए थे, ठीक है, वो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे और उसी से संबंधित एक घोटाला भी उजागर हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि भारत में स्थितियां बहुत सुधरी हैं और भारत में स्थितियां सुधरी और बड़े बड़े इवेंट भारत में आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे एससीओ का समिट हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर जो देखा जाए तो हाल ही में सबसे बड़ा समिट आयोजित किया गया था जिसमें G20 समिट, जिसमें बहुत जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए थे। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें, अब क्या है कि जो खेलों का सबसे बड़ा इवेंट है ओलंपिक्स, उसके लिए भी भारत ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। तो 2036 की मेजबानी के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को अपना पत्र भेज दिया है। अहमदाबाद को संभावित मेजबान माना जा रहा है कि अहमदाबाद में मेजबानी इसकी हो सकती है, जिसे मेगा इवेंट के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी भी की थी। मेजबानी सफल हुई थी, लेकिन उसी उजागर में कुछ चीजें उजागर हुई थी कि राष्ट्रमंडल घोटाला हो गया, ऐसा खबरें समाचार पत्रों में छपी हुई थी। मेजबानी की स्थिति देख ले वर्तमान में, मेजबानी की स्थिति क्या क्या है। वर्ष 2024 में कहां पे आयोजित किया गया था ओलंपिक खेल? पेरिस में, आप सभी लोग भली बात परिचित हैं। वर्ष 2028 में कहां पे आयोजित होगा? ठीक है, 2024 में तो पेरिस में आयोजित हुआ, 2028 में कहां पे होगा? तो लॉस एंजलिस में आयोजित होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, 65 बीपीएससी। ठीक है, 65 बीपीएससी जो हुआ था, 65वीं बीपीएससी जो परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वहां पे सही आंसर था लॉस एंजलिस अमेरिका। इस वजह से जो 2036 की दावेदारी है वो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखें, वर्ष 2032 में कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2032 में ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। ब्रिस्बेन कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2032 में, और 2028 में कहां पे? तो 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। वहीं हम अन्य दावेदारों की बात कर ले, कौन कौन से दावेदार हैं जिन्होंने 2036 के लिए दावेदारी प्रस्तुत करी है भारत के साथ साथ? तो भारत के साथ साथ सऊदी अरब,
पहली कंट्री हो गई। कतर और तुर्की भी 2036 के ओलंपिक्स के लिए दावेदारी में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे माना जा रहा है जो तुर्की है, तुर्की की आर्थिक स्थिति फिलहाल पे ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से प्रबल दावेदार माना जा रहा है कि सऊदी अरब, कतर या भारत में से कोई प्रबल दावेदार है जहां पे 2036 का ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने ओलंपिक खेलों के बारे में चर्चा कर ली। आइए अब जानते हैं अगला पॉइंट अपना करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। मनदीप जांगड़ ने जीता WBF सुपर फेदरवेट टाइटल। जो WBF सुपर फेदर टाइटल है उसको जीत लिया है मनदीप जांगड़ ने। आगे देखिए, खिलाड़ी भारत के प्रोफेशनल बॉक्सर मनदीप जांगड़ ने जीता है और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो ब्रिटेन के कॉर्नर मैनिक टॉस। इनके स्थान कहां पे हुआ था? तो कैमरून द्वीप समूह पर यह आयोजित किया गया था। ट्रेनिंग ओलंपिक रजत पदक विजेता राय जोनस जूनियर के अंडर में इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। प्रोफेशनल करियर में मनदीप का यह 12वां फाइट था जिसमें उन्होंने 11 फाइट में जीत हासिल की है। प्रोफेशनल करियर अगर जो देखा जाए मनदीप का, तो इन्होंने अब तक टोटल 12 फाइट लड़ी है, जिन 12 फाइटों में देखा जाए तो 11 फाइटों में इन्होंने जीत हासिल की है। पुराना रिकॉर्ड इनका क्या है? तो 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, आगे बात करें, पीवी सिंधु बैडमिंटन सेंटर का शिलान्यास किया गया है। किसका? पीवी सिंधु बैडमिंटन सेंटर का शिलान्यास किया गया है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहां पर? विशाखापत्तनम में। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, विशाखापत्तनम के अरिलावा जंक्शन में बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया है। कहां पे शिलान्यास किया? विशाखापट्टनम में बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? पीवी सिंधु के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जून 2021 में 2 एकड़ भूमि इस परियोजना के लिए आवंटित भी किया था। वर्ष 2021 में जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी कि बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाए। ठीक है, तो यहां पे उत्कृष्टता केंद्र के बारे में जान लिया। आगे जान ले, अर्जुन एरिगेसी वर्ल्ड चेस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। वर्ल्ड चेस रैंकिंग जो है उसमें अर्जुन एरिगेसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो अर्जुन एरिगेसी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर के तीसरे राउंड में एलेक्सी सराना को हराकर विश्व रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। किसे हराकर? तो एलेक्सी सराना को हराकर, ठीक है, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। अर्जुन और अमीन तबादबाई संयुक्त रूप से मास्टर्स कैटेगरी में शीर्ष पर है। अगर जो देखा जाए तो अर्जुन और अमीन तबादबाई जो है ये संयुक्त रूप से मास्टर्स की जो कैटेगरी है उसमें शीर्ष स्थान पर है। टूर्नामेंट चेन्नई के अन्ना शताब्दी पुस्तकालय में 5 से 11 नवंबर 2024 को आयोजित हो रहा है। जो ये टूर्नामेंट आयोजित होगा वो कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो टूर्नामेंट कहां पे? अन्ना शताब्दी पुस्तकालय में 5 से 11 नवंबर 2024 के बीच में आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, यानी आज ये इस चैंपियनशिप का आज आखिरी दिन है। आगे देखें, पंकज आडवाणी ने जीता 28वां विश्व खिताब। 28वां विश्व खिताब पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। ठीक, बिलियर्ड्स के चैंपियन है पंकज आडवाणी। ठीक है, जब भी बिलियर्ड्स का कोई क्वेश्चन आता है तो अब टिक कर देते हैं कि पंकज आडवाणी जीते होंगे। ठीक है, तो भारतीय क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर 28वां विश्व खिताब जीत लिया है। ठीक है, रॉबर्ट हॉल को हराया है इन्होंने। रॉबर्ट हॉल जो थे वो कहां के खिलाड़ी थे? तो वो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। और इस बार पंकज आडवाणी का कौन सा खिताब था? तो 28वां खिताब इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, 4-2 से हराकर इंग्लैंड के खिलाड़ी, क्या नाम है? रॉबर्ट हॉल। ठीक, रॉबर्ट हॉल को हरा के इन्होंने जीत लिया है। इस जीत के साथ आडवाणी ने 2016 से शुरू हुई इस चैंपियनशिप में लगातार 7वीं बार खिताब अपने नाम किया है। कोविड-19 के कारण 2020 और 2021 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। जो विश्व खिताब है, विश्व चैंपियनशिप है बिलियर्ड्स की, IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन है अगर जो देखा जाए तो 2016 से, ठीक, इनका जब खिताबी शुरुआत हुई थी पंकज आडवाणी की 2016 में, तब से लेकर अब तक इन्होंने टोटल 7 बार जीत लिए है इस खिताब को। 2 बार बीच में इसका आयोजन नहीं किया गया था। कब? 2020 में और 2021 में इसका आयोजन, बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन नहीं हुआ था विश्व बिलियर्ड्स का। ठीक है, तो यहां पे हमने पंकज आडवाणी के बारे में जान लिया। आगे देखें, एक क्वेश्चन है आपके लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने करंट अफेयर थे उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया।
अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जो पुराना वीडियो है उसको और इस वीडियो को दोनों को साथ में आप देखिएगा। दोनों को पहले ही वो वाला वीडियो और उसके बाद ये वाला वीडियो आप जब देखेंगे, या फिर ये वाला वीडियो देख के वो वीडियो जरूर देखिएगा। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो पूरे अक्टूबर वहां के स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने करंट अफेयर महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए वो सारे कवर हो जाएंगे, और एक भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड गलत नहीं होंगे परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिएगा। 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ठीक है, जो 24वीं नेशनल पैरा चैंपियनशिप है उसका खिताब किसने जीता है ये आपको बताना है। यहाँ पे 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गोवा, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। इन चारों में जो सही उत्तर है उसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और इसके साथ इसका पार्ट 1 भी जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने करंट अफेयर है अक्टूबर माह के वो आपके समाप्त हो जाएंगे। दृष्टि मैगजीन के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप इसको ले सकते हैं कि सितंबर तक उसमें अपडेटेड है, अक्टूबर की जो चीजें हैं खबर है वो इसमें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो पीडीएफ आएंगी अपडेटेड पीडीएफ दृष्टि मैगजीन की, वो तो आपको वेबसाइट पे और ऐप पे हमारे मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।